तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए तुरई की फसल में जरूरी कार्य। अधिक लाभ हेतु गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तुरई की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय पुष्पन और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे चलकर भरपूर उत्पादन की प्राप्ति हो सके। तो आप इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं KVK अमरकंटक के विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान। आज हम लेकर आए आपके लिए तोरई की खेती। तोरई की खेती में किए जाने वाले कार्य। इस समय जो है तोरई की खेती में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको कृषि कार्य बोलते हैं, कृषण कार्य बोलते हैं। इसको करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय जो है तोरई की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है आपको निंदाई और गुड़ाई। निंदाई गुड़ाई इस समय जो है फसल मांग कर रही है। आपके खेतों में आप देखेंगे कि फसल जो है निराई गुड़ाई की मांग कर रही है। तो निराई गुड़ाई के लिए जो है किसान भाइयों तोरई की फसल में जो है निराई गुड़ाई खुरपी से और जिनके पास में जो है उन्नत यंत्र है वो रोटरी टिलर के माध्यम से जो है निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, तुरई की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आप फसल में सही समय पर सिंचाई करते हुए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। तो किसान भाई जो है इस समय निराई गुड़ाई करने के साथ साथ में जो है जो कार्य होता है गर्मी के मौसम में वो है सिंचाई प्रबंधन। किसान भाई को सिंचाई प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों को मिट्टी के आधार पर, फसल के आधार पर जो है और फसल की मांग अनुसार जो है इस समय सिंचाई करने की आवश्यकता है। अमूमन अगर बात करें तो तोरई की खेती में, तोरई की फसल में जो है 6 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और जिन किसान भाइयों ने तोरई की खेती जो है ड्रिप के माध्यम से कर रखी है, टपक सिंचाई के माध्यम से कर रखी है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद टपक सिंचाई साबित होती है। तो किसान भाइयों को ये सब तकनीकों का समावेश अपने खेतों में करना चाहिए। साथ ही साथ जो है हम अभी बात करें कि इस समय फसल जो है तोरई की जो फसल है वो खाना मांग रही है, पोषण मांग रही है। तो इसके लिए जो है परनी छिड़काव
जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। परनी छिड़काव के रूप में किसान भाइयों को जो NPK आता है 19-19-19 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसकी जो है 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे, या अगर कई किसान भाइयों ने इसको कम लगा रखा है तो 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में किसान भाई घोल बनाकर छिड़काव करता है, तो इसके परिणाम बहुत ही बेहतर मिलते हैं। और जिन किसान भाइयों ने जो है ड्रिप लगा रखी है, तो वो किसान भाई जो है वेंचुरी के माध्यम से फर्टिगेशन कर सकते हैं और इसका जो है बहुत ही अच्छा जो है परिणाम इसका प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तोरई की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अब हम देख रहे हैं किसानों के खेतों में इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या जो आती है कीट की, बीमारी की। तो कद्दू वर्गीय फसलों में हम देखते ज्यादातर जो है यही पंपकिन बीटल जो बहुत ही तेजी से इस समय लगता है कद्दू वर्गीय फसलों में। तो इसके लिए जो है किसान भाइयों को जो है पंपकिन बीटल के लिए जो है अल्फा मेथिर नाम की जो दवाई है उसकी 25 से 30 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से जो है किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण और किसानों के लिए नुकसानदायक कीड़ा है फल मक्खी, जिसकी चर्चा किसान भाई हर समय करता है। हम जब भी खेतों में जाते हैं किसानों के खेतों में, तो यह कहता है साहब हमने तो बहुत अच्छे तरीके से ये खेती कर रहे थे, वो कीड़ा आता है, डंक मार के चला जाता है और हमारे उत्पादन को कमी करता है, हमारे उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है। ये जो फल मक्खी कीट है ये बहुत तेजी से इसका संक्रमण इस समय होता है और वो फूल से जब फल बनता है उसी अवस्था में डंक मार देता है, तो आने वाला जो फल होता है वो कुबड़ा होता है और मार्केट में इसको कोई खरीदता नहीं है। तो इसके लिए जो है आप फल मक्खी का जो है फेरोमोन ट्रैप बाजार में आता है। 1 एकड़ में इसको जो है शुरुआती अवस्था में अगर हमको चेक करने की बात करें तो 5 से 6 लगाना चाहिए और पूर्ण रूप से कंट्रोल करना है तो 10 से 15 अपने को इसमें लगाना चाहिए। इसके अलावा फल मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप प्रोपेनोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और इस समय हम देख रहे हैं किसान भाई इसको भूरी मस्सी बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। साहब खेतों में गए तो बोले पाउडर सा हो गया है, पाउडर सफेद हो गया है। तो कोई सफेद मस्सी बोलता है, कुछ अलग अलग नामों से बोलता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर बीमारी का नाम अलग अलग होता है। समझने की बात अगर हम करें तो जब सफेद पाउडर जैसा जम जाता है ऊपर और नीचे जमता है तो जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, ऊपर जमता है तो हम उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसके लिए किसान भाई जो है जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसके लिए बहुत ही अच्छा फफूंद नाशक है। तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इसमें उपयोग करें तो इसमें जो है अच्छे परिणाम किसान भाई को मिलते हैं। इसकी जो है लगभग जो है 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से इसको उपयोग करना चाहिए। और किसान भाई जो है गर्मी के मौसम में ध्यान रखें कि फफूंदनाशक दवाई, कीटनाशक दवाई का उपयोग जो है वो संध्या के समय करें। जब तापमान कम हो जाता है उस समय जो है कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाई का उपयोग करें। इससे जो है बहुत अच्छे परिणाम उसको फफूंदनाशक के मिलते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो दुधारू पशुओं की उचित देखरेख करना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा उनके दूध उत्पादन में भी कमी होने लगती है। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप किस प्रकार से करें दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार पंजियार।
ये किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है गर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज कर रहा है, हमारे प्रकृति का वातावरण में जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के बीच करीब करीब छूने जा रहा है। होता क्या है किसान भाई, इसमें बॉडी का जो एनर्जी, पशु को जो आप खिलाते हैं किसान भाई, उसका मैक्सिमम एनर्जी जो है यूज हो जाता है। पशु अपना टेम्परेचर को, अपना सिस्टम को बैलेंस करने में उसका एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो प्रोडक्शन पर्पस है, उत्पादन पर्पस जो एनर्जी नेट रहना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध में उत्पादन में कमी हो जाती है। गर्मियों के दिन में देखिएगा पशु में क्या परिवर्तन होता है किसान भाई। पशु पहले तो एक जब टेम्परेचर 30-32 रहता है तो हाँफने लगती है, जिसको पेंटिंग कहते हैं। मुंह से लार गिरने लगता है, पसीना चलने लगता है। तो इस पर जानवर की ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और दूध उत्पादन में जो एनर्जी शिफ्ट होना चाहिए वो कम मिलता है। परिणाम स्वरूप ये दूध उत्पादन कम होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी अपने गाय व भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा और इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। सबसे पहले किसान भाई, घर जो है डेयरी एनिमल का बहुत बड़ा चीज़ है, आश्रय। क्योंकि डेयरी एनिमल ये नहीं है कि दिन भर ग्रेजिंग 8 घंटा करता है। घर का जो हो वो ऊपर में शेड हो। अब मोस्टली फार्मर्स लोग या तो एस्बेस्टस का बनाते हैं या तो टीना का। नहीं किसान भाई, अगर एस्बेस्टस बनाए हैं तो उसके ऊपर पुआल डालिए। अगर चूंकि वो दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, अगर टीना का है तो उसके ऊपर भी फूस डालिए और उसको टीना का है तो उसको वाइट पेंट से पेंट कर दीजिए ताकि वो रिफ्लेक्ट करे, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करे, रिफ्लेक्ट करे। फूस डालिए। उसका जो खिड़की है, मतलब खिड़की के चारों साइड में जूट का बोरा, जूट का गनी बैग जिसको कहते हैं, उसको भिंगा के खिड़की के चारों ओर डालिए, जिससे गाय अपने आप को आराम फील करता है। अगर हो सके तो गाय के शरीर के ऊपर अगर हो सके तो ये आप झरना पानी का फव्वारा दीजिए। शाम के टाइम में आप फव्वारा चलाइए तो इससे गाय आराम फील करती है। दूसरा फीडिंग जो है, भोजन गाय को या तो सुबह 8 से 10 के बीच कर लीजिए, नहीं तो लेट इवनिंग से 5 बजे 4 बजे के बाद कीजिए। तो पशुपालक भाई अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखे चारे खिलाएंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि पशुपालक भाई जो हरा चारा इत्यादि खिलाते हैं उसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसके लिए वह अपने दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्व मिलाकर खिलाएंगे। चाहे इसे वह खनिज लवण के रूप में खिला सकते हैं या जो पशुपालक भाई आटा खिलाते हैं उसमें अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वहन हेतु 1 किलोग्राम दाना मिश्रण आप अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना जरूरी होता है। फीडिंग कराने में आप ये सावधानी रखिए कि दोपहर में नहीं कराना है। फीडिंग जो कराना है उस फीडिंग में अब देना क्या है, फाइबर मतलब गाय के भोजन में फाइबर युक्त ये भूसा कम करेंगे, दाना की मात्रा बढ़ा देंगे। सीधी मोटा मोटी दाना में अब मक्का में जो है फाइबर कम है, एनर्जी ज़्यादा है, हाईली फर्मेंटेबल है। गर्मी के दिनों में गाय को स्वेटिंग भी ज़्यादा होता है, पसीने में देखिएगा सोडियम और पोटासियम काफ़ी निकलता है। पोटासियम का किसान भाई काम है कि वो स्ट्रेस मेंटेन करता है। तो मिनरल मिक्सचर की भी मात्रा किसान भाई जैसे 25 से 30 ग्राम है तो गर्मी के दिन में 50 से 70 ग्राम पर डे कर देना चाहिए।
और ख़ास करके पोटासियम रिच वाला मिनरल मिक्सचर वो ज़्यादा देंगे, क्योंकि पोटासियम जो है स्ट्रेस को मैनेजमेंट करता है और सोडियम जो है, जो स्वेटिंग होता है उससे सोडियम निकलता है, तो इससे ये करेंगे। फ्रेश वाटर, ये नहीं कि सुबह पानी डाल दिए रात भर वही पानी, हमेशा दिन में कम से कम 3 बार आप अपने नाद का पानी बदलिए और फ्रेश वाटर पानी आप अपने मवेशी को दीजिए। आप पानी इन्हें की खोना, हमेशा उसके सामने पानी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। तो इन सब बातों पे किसान भाई अगर ध्यान दीजिएगा तो दूध उत्पादन में बरकरार रहेगा और पशु की कमजोरी, पशु का स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। नेताओं के बागा हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से बागवान भाइयों ने बेर के बाग लगा रखे हैं और इन बेर के बागों से आने वाले दिनों में अच्छी फलत मिले, इसके लिए बेर के बाग में इस समय कटाई छटाई के कार्यों को करना होगा, तभी आपको अपने बेर के बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, बेर के बागों में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ सुरेश कुमार यादव। आज हम चर्चा करेंगे बेर की फसल में खाद, उर्वरक एवं सदाई कटाई प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो हम बात करें कि भारत के प्राचीन फलों में से बेर एक फल है और इसे गरीबों का सेब कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक खनिज तत्व और विटामिन से इसमें पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। और बेर से जैसे कैंडी, मुरब्बा, ये उत्पाद भी बनाए जाते हैं। किसान भाइयों, बेर के बाग से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि आप इनकी सही तरीके से कटाई छंटाई करें। तो किस प्रकार से करें बेर के पौधे की कटाई छंटाई, आइए जानते हैं। हम बात करते हैं कटाई छटाई की, तो इस समय कटाई छटाई के लिए बहुत उपयुक्त समय है और अगर हम हर वर्ष बेर की पौधों की कटाई छटाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होने की संभावना रहती है। अगर कटाई छटाई हम समय पर नहीं करते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बेर के पौधों की कटाई छटाई की जाए। तो अप्रैल और मई का जो महीना रहता है वो इसके लिए सर्व उपयुक्त समय होता है। जैसे कोई पौधा होता है, बेर के बगीचे होते हैं, उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मुख्य तना रहता है उस तने से 4 से 5 शाखाएं हर दिशा में हम छोड़ते हैं और प्रथम शाखा को लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हम काटते हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओं की शाखाओं को 15 से 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम काटते हैं, क्योंकि ये पौधे को एक उचित आकार और उसको सशक्त रूप देने के लिए कटाई छटाई का कार्य किया जाता है। और जो पत्तियां होती हैं उनकी कक्ष से जो नई शाखाएं निकलती हैं वो शाखाएं हमें फल और फूल देने के लिए समर्थ होती हैं। तो इस प्रकार बेर की कटाई छटाई करने से नई शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं और ज़्यादा हमें फल और फूल प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो गत वर्ष की लगभग 25% शाखाओं को हमें बाहर निकाल देना चाहिए और इसके अलावा जो कुछ सूखी शाखाएं या जो कीट से प्रभावित शाखाएं, टहनियाँ होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन या कोई बीमारी से प्रभावित शाखाएं होती हैं, उनको भी साथ में बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। और इस कटाई छटाई करने से अगर ज़्यादा
पौधा हमारा हरा भरा रहेगा तो इसमें अधिक शाखाएं निकलने से फल फूल ज़्यादा लगते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि बेर के बगीचे में इस समय कटाई छटाई करके और वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन सब कार्यों के अलावा किसान भाइयों, आपको अपने बेर के बाग में खाद उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा। इसके लिए 5 साल से अधिक आयु के पौधों में गोबर की खाद 30 किलो, यूरिया 1.20 किलो, सुपर फॉस्फेट 1.75 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 250 ग्राम। इनमें से यूरिया की आधी मात्रा और सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा को जुलाई में तथा बाकी बची यूरिया की आधी मात्रा नवंबर माह में देनी चाहिए। पौधा हमारा हरा भरा रहेगा तो इसमें अधिक शाखाएं निकलने से फल फूल ज़्यादा लगते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि बेर के बगीचे में इस समय कटाई छटाई करके और वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिरसा, जिला ग्वालियर के कृषक प्रमोद कुमार ने। यह खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ग्रीष्मकालीन जुताई एक तकनीक है जो हमें हर 2 से 3 साल पर यह अपनाना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जो जुताई होती है हमेशा रबी फसल के कटने के बाद की जाती है। मेनली अप्रैल से जून के महीना में हम लोग इसकी गहरी जुताई करते हैं और इस गहरी जुताई के लिए हम लोग मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है जिसको हम लोग मोलबोर्ड प्लाव करते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग को करना चाहिए। डिस्क प्याऊ। डिस्क प्याऊ प्राथमिक भूमि तैयारी करने वाला 3 पॉइंट लिंकेज इम्प्लीमेंट है। ये मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक उपयोगी है। कुछ डिस्क प्याऊ में 2 से 4 बॉटम प्याऊ होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर किसान भाई के पास मोलबोर्ड प्लाव अगर उपलब्ध नहीं है, उनके पास अगर कल्टीवेटर है, चाहे जो बेल से जोतने वाला जो हल है जो हमारे गांव में उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं, वो अगर भी उपलब्ध है तो उससे भी हम लोग गहरी जुताई कर सकते हैं। और इससे हमको जो कीट टूट का जो समस्या आता है, जैसे कि हम कोई भी फसल लगाते हैं और हर एक फसल एक ही मिट्टी में हम लोग बार बार खेती कर रहे हैं तो उसमें कीट की समस्या और बीमारियों की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसका प्रकोप उस जगह में ज़्यादा आने लगता है। और वही हम लोग गहरी जुताई के साथ अगर हम उस खेती को अपनाते हैं तो हमें उसमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। मेनली हमारा जो कीट का समस्या है और बीमारी का जो समस्या है इसको हमसे मतलब दूर रखता है। ट्रैक्टर चालित सब सॉइलर हल। इस हल में एक हरिस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरिस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारे को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरिस के निचले भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है और इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जो ग्रीष्मकालीन जुताई अगर हम करते हैं तो मेनली ये जो हमारा मिट्टी को जो पलटता है 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी को फरो स्लाइस को पलटता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी नीचे कीड़े मकोड़े के जो भी लार्वे, अंडे, इल्ली जो भी रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और कड़ी धूप में वो सब मर जाते हैं। साथ ही साथ खरपतवार के बीज जो नीचे रहता है वो भी ऊपर आ जाता है और उसका मतलब लायबिलिटी उसका
घट जाता है और समय के साथ वो नष्ट हो जाता है। और ज़्यादातर खरपतवार क्या होता है कि 5 से 10 सेंटीमीटर के सतह में ही रहता है, और जब हम मिट्टी को पलटते हैं वो बीज सब खरपतवार का नीचे चला जाता है, जिसके कारण उसका अंकुरण नहीं हो पाता है और समय के साथ वो नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ मिट्टी को जो हम पलटते हैं तो वो मिट्टी का जो कटाव होता है वो समय के साथ बच जाता है, मिट्टी का कटाव कम होता है। ये रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है, कम से कम 60 से 65% हमारा मिट्टी का कटाव भी बच जाता है। साथ ही साथ जब मिट्टी का हम लोग पलटते हैं, बड़ा बड़ा उसमें क्लॉट्स रहते हैं, समय के साथ वो भुरभुरा हो जाता है और उस मिट्टी का मतलब जो जल संरक्षण जो कैपेसिटी होता है मिट्टी का वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ मिट्टी का संरचना भी बढ़ जाता है। और इसमें एक दूसरा फ़ायदा हमको मिलता है कि जो फसल का अवशेष रहता है, चाहे खरपतवार जो भी जड़ रहता है, वो समय के साथ वो सड़ने लगता है, सड़ के उस मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो बढ़ जाता है और मिट्टी का उपजाऊ शक्ति समय के साथ बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग को इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर आप हर साल नहीं कर पाते, नियमितः अगर हम हर साल कर लेते तो बहुत अच्छा। अगर किसान भाई खेत में ग्रीष्मकालीन अगर कोई फसल लगाते हैं तो हर 2 साल से 3 साल में ज़रूर अपनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।